सभी को नमस्कार। कौटिल्य संस्थान में आपका स्वागत है। टॉपिक है आज अपना ओजोन। ओजोन बनती कैसे है, ओजोन टूटती कैसे है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए, ओजोन पाई कहाँ जाती है। ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है। ओजोन कहाँ है? इस पृथ्वी का जो बाहर वाला वायुमंडल है, बाहरी वायुमंडल में ये ओजोन पाई जाती है। पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में ओजोन पाई जाती है। यहाँ है ओजोन। इससे संबंधित दो चार बातों का अपन पहले ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो परीक्षा के अंदर कुछ छोटे मोटे जो प्रश्न आते हैं उनको अपन देख लेते हैं। देखिए, पहला है ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बनती है। ये भी अपना आगे देखेंगे बनती कैसे है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु कैसे है। दूसरी बात, क्या इसका कोई रंग होता है ओजोन का? जी होता है। इसका बैंगनी नीला रंग होता है, बैंगनी नीला रंग। तीसरी बात, ओजोन क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? क्योंकि ऑक्सीजन ही अपन लेते हैं और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिले हुए हैं, ओजोन का निर्माण किया है। बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन है, ये जो ओजोन है ये एक जहरीली गैस होती है। सांस में अपन ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के जो ऑक्सीजन का एक अणु होता है, उस ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में मिल जाएंगे, ओजोन बनेगी और ये शरीर के लिए घातक होती है, जहरीली होती है। इसे हम सांस में काम नहीं ले सकते। बात आती है तो फिर ये ऑक्सीजन है, तो यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो ये फिर हमारे सांस के इस वायु के मिश्रण के साथ में क्यों नहीं जाती है। तो बात करेंगे अपन कि ओजोन इस वायुमंडल में, नीचे वाले वायुमंडल में जहाँ अपन रहते हैं स्थल मंडल पर, वहाँ पर ओजोन नहीं है। ओजोन कहाँ है? बाहरी वायुमंडल में है। अब बात करते हैं ओजोन की कितनी मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। तो देखो, पॉइंट लगा दिया और 5 जीरो आपको लगाने हैं और फिर 1 लगाना है। इतनी प्रतिशत मात्रा में क्या है वायुमंडल में ओजोन पाई जाती है। अब बात करते हैं इनकी खोज किसने की। तो 2 वैज्ञानिक थे 1913 में। एक था फेब्री चार्ल्स, ये कई बार आया है परीक्षा में। खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक का नाम क्या है? फेब्री चार्ल्स, और दूसरे का नाम था हेनरी बुसोन। दूसरे का क्या नाम था? हेनरी बुसोन। ये रहा, ये 2 वैज्ञानिक थे। याद कैसे? हेनरी और फेब्री। इन्होंने 1913 ईस्वी में इस ओजोन के बारे में बताया था। अब अगला प्रश्न आता है, ओजोन की कितनी सांद्रता है इसके अंदर? किसमें? वायुमंडल के अंदर जो ओजोन की सांद्रता है उसको नापने की इकाई क्या है? तो एक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। वैज्ञानिक का नाम था डॉबसन। तो ओजोन की सांद्रता नापने की इकाई का क्या नाम है? डॉबसन। ठीक है। अब इससे संबंधित और जो ओजोन से संबंधित प्रश्न आता है वो यह आता है कि जो ओजोन है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन है वायुमंडल की समताप जो मंडल है, समताप जो परत है, उसके अंदर ओजोन पाई जाती है। पृथ्वी तल से कहाँ तक है, कितनी ऊंचाई तक है ओजोन? तो अपन बात करेंगे पृथ्वी से लगभग, ये अपन देखते हैं वायुमंडल की कुछ परतें हैं, छोटा सा अपन देख लेते हैं। पृथ्वी से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई ध्रुवों से अपन देखते हैं, तो वहाँ तक है मौसम संबंधी जिस परत में घटना होती है, जिस मंडल में, उसको बोलते हैं क्षोमंडल। जबकि भूमध्य रेखा से कितनी है? भूमध्य रेखा से है 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद में 18 से, ये 18 बता दिया मैंने, 18 से 20 किलोमीटर से लगा करके 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है, इस भाग को कहा जाता है समताप मंडल। तापमान समान रहता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर इस समताप के भी 2 पार्ट अपन करते हैं। एक तो 18 या 20 जो है, इससे लगा करके 10 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 18 से 30 तक, और एक है 30 से लगा करके 50 तक, यानी 30 से 50 में इस ओजोन की सांद्रता है वो सबसे अधिक है। ठीक है। शेष ओजोन यानी कि इसी भाग में लगभग 90% ओजोन पाई जाती है। बाकी शेष बची 10% ओजोन जो है वो तो कुछ तो 18 से 30 के अंदर और कुछ है वो
क्षोभ मंडल के अंदर पाई जाती है 10% ओजोन। ठीक है जी। अब इसके अलावा और जो परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है वो आता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन को, अगला प्रश्न आता है ओजोन को क्या कहा जाता है। अपन बताएंगे ओजोन को जीवन रक्षक परत कहा जाता है। जीवन रक्षक परत कैसे क्यों कहते हैं वो अपन देखेंगे। जीवन रक्षक परत ओजोन को कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है। छोटी मोटी जो क्लासें हैं 8वीं 10वीं जो बोर्ड की क्लासें हैं उनके अंदर लिखने के लिए आता है कि क्यों कहते हैं ओजोन को जीवन रक्षक परत। देखिए ये हमारा सूर्य है, ये है सूर्य से जो दृश्य प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक आता है। ये आ गया जो दृश्य प्रकाश आता है, और जब इसका अपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं जो दिखाई दे तो 7 रंगों में प्रकाश अपने को दिखाई देगा। 7 रंग कौन कौन से होते हैं। 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है, यहां से देखना ध्यान से। 7 रंग होते हैं। वैसे तो इंग्लिश के अंदर विबग्योर है, ये विबग्योर 7 रंगों का स्पेक्ट्रम। ठीक है। वॉयलेट यानी बैंगनी, हिंदी में भी बताएंगे आपको, वाई और रह गया ना विबग्योर। ठीक है। वी का मतलब वॉयलेट यानी बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो यानी जामुनी, बी का मतलब ब्लू यानी नीला, जी का मतलब ग्रीन यानी हरा, वाई का मतलब येलो यानी पीला, और ओ का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी, और आर का मतलब रेड यानी लाल। हिंदी में इसकी ट्रिक है बेजा नी है पिनाला, बेजा नी है पिनाला। बे का मतलब होता है बेईमान, बैंगनी। ठीक है। बे का मतलब हो गया बैंगनी। जाह का मतलब होता है, जामुन खाए हैं, जामुनी। नी का मतलब हो गया भैया नीला, है का हो गया हरा, पी का हो गया पीला, और ना का नारंगी ऑरेंज वाला, और ला का हो गया लाल। ये 7 रंग है। यानी कि दृश्य प्रकाश जो आता है हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाता है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और ये आसानी से हमारी पृथ्वी तक पहुंच रहा है। लेकिन अब इनकी बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य किस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और किस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है जैसे ही किरण आती है तो उस किरण जो चल रही है, देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ये मान लो किरण का एक पथ है, इस पथ के ऊपर किरण ये है, इस प्रकार से तरंग के रूप में चलेगी। ठीक है, तरंग के रूप में। तो जितनी तरंग ले रही है, दूरी जितनी, जैसे 2 में क्या आपने तुलना करेंगे, दिख रहा है यहां, दिख रहा है ना, 2 की तुलना करेंगे। एक किरण है ये चल रही है, एक किरण चल रही है ये। ठीक है, यूं यूं दूरी किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की। यानी कि इस तरंग के द्वारा ये जो तय की गई दूरी है, ये दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, इसकी कम है, इसने कम दूरी की तय की, और जिसकी तरंग दैर्ध्य, ये जो दूरी जो मैंने बताई है, तरंग दैर्ध्य जिस रंग की क्या होती है, कम होती है, उसकी आवर्ती हमेशा अधिक होती है। अब बात करेंगे आवर्ती क्या होती है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आवर्ती क्या होती है। 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, यानी कि एक कंपन होगा, यानी कि आना है, ये पूरा चक्कर लगाना है। तो जिसकी दूरी कम है, इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज्यादा है, तो टाइम किसमें कम लगेगा, किसमें ज्यादा लगेगा। जिसके अंदर दूरी कम है, जिसकी दूरी कम है, इसका मतलब जल्दी से हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, समय कम लगेगा। इसका मतलब 1 सेकंड में ये क्या करेगा, ज्यादा बार ये विचलन होगा इसमें, यानी कि आवर्ती इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, उसकी आवर्ती क्या होगी, हमेशा ज्यादा। और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसे ये एक चक्कर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसमें आवर्ती यानी कंपनों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही
कम होगी। क्लियर है बात? अब आपको ये देखना है कि जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग की आवर्ती अधिक होती है, सबसे अधिक इन रंगों में सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी होती है, यानी फास्ट किसमें होता है, बैंगनी में। फास्ट इसमें है, इसका मतलब क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, यानी कि बैंगनी की जो तरंग दैर्ध्य है वो होती है लगभग 260 नैनोमीटर। ठीक है, और सबसे अधिक किसकी होगी, ये क्रम है, रेड सबसे लास्ट में लाल आता है, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य तो होगी, लाल की क्या होगी, सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, ये लाल की तरंग दैर्ध्य है, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण आवर्ती इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, लाल रंग की। ठीक है, यानी इसकी होती है लगभग 750, यानी 250 और 750 नैनोमीटर की रेंज के जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक आता है, और ये हमारे लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं, यदि कितने नैनोमीटर से कम, 260 नैनोमीटर जो बैंगनी की थी तरंग दैर्ध्य, इससे भी कम तरंग दैर्ध्य की किरणें भी इस सूर्य से निकलती हैं। ठीक है, जिनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 260 से भी कम होती है, और 260 या 250 नैनोमीटर से कम। इसका मतलब बैंगनी रंग की जो आवर्ती थी उससे भी ज्यादा, जितनी तरंग दैर्ध्य कम होगी आवर्ती उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी बैंगनी से, बैंगनी रंग की जो तरंग जो आवर्ती थी, आवर्ती, उस आवर्ती से इन किरणों की आवर्ती क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी बैंगनी से भी अधिक आवर्ती वाली किरणें को कहा जाता है पराबैंगनी किरणें। ठीक है भाई, समझ में आ गया? किसे कहा गया पराबैंगनी किरणें? जिनकी आवर्ती बैंगनी से भी अधिक हो उन्हें क्या कहा गया, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें। अब ये पराबैंगनी किरणें इस दर से प्रकाश के साथ साथ निकलती हैं। ये पराबैंगनी किरणें कहाँ पहुंचती हैं, ये पहुंचती हैं अपने ओजोन जो बाहरी वायुमंडल है, समताप मंडल में। जैसे ही यहाँ पहुंचती है तो एक बड़ी घटना होती है, वो क्या होती है, यानी ये किरणें आकर के ओजोन का निर्माण कर देती हैं। कैसे करती हैं निर्माण, देखना। जैसे ही ये किरणें अपने इस वायुमंडल की समताप परत के अंदर पहुंचती है, तो अपने को पता है अपने वायुमंडल में कौन सी गैस है जी, अपन कहेंगे साहब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पर क्या करेंगी ये किरणें, ऑक्सीजन पर प्रहार करेंगी वायुमंडल की। और ऑक्सीजन जिसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं ये आणविक अवस्था में, ये परमाणु अवस्था में टूट जाएगा, यानी अलग अलग टुकड़े हो गए ऑक्सीजन के। अब इस जगह पर कुछ तो ऑक्सीजन इस रूप में है और कुछ ऑक्सीजन अकेले O के रूप में, ऐसे। ठीक है, यानी आपने पास में एक तो इस रूप में ऑक्सीजन है समताप मंडल में, और एक इस रूप में भी है। तो ये जो स्वतंत्र हुआ परमाणु, यानी अकेला रहेगा तो उसे परमाणु बोलते हैं। तो ये परमाणु अवस्था में, दोनों साथ मिले हुए आणविक अवस्था में। तो स्वतंत्र हुआ परमाणु अवस्था का ऑक्सीजन इस आणविक अवस्था वाले कुछ ऑक्सीजन के परमाणु ऐसे होंगे O2 अवस्था में, इसके साथ में क्या मिल जाता है, ये क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल जाते हैं, और इसे कहा जाता है ओजोन। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से लगातार सूर्य की ये किरणें आती रहती हैं, और एक ये ओजोन गैस की बड़ी परत बन जाती है जो इन किरणों को, पराबैंगनी किरणों को लगभग 98% तक यहीं पे रोक देती हैं, पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देती। क्लियर है बात? ये तो हुआ निर्माण, कैसे हुआ समझ में आ गया? अब बात करते हैं, ये परत है, ये कहते हैं कि ओजोन, कह रहे थे कि ओजोन परत के अंदर छेद हो रहा है। अब छेद नहीं हो रहा है, ओजोन परत की जो सांद्रता है वो कम हो रही है। ओजोन की सांद्रता इस समताप मंडल में कम होना ही उसी को बोला जाता है ओजोन में छेद होना। छेद ऐसा नहीं है कि कोई छत बनी हुई है और उसमें से छेद हो गया और सूर्य का प्रकाश आ रहा है डायरेक्ट अपनी जमीन पर आ गया। देखिए कैसे अपने जो है ओजोन में छेद किस प्रकार से हो रहा है। 1987 के अंदर देखा गया था कि जो अपना दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव इस साइड में है, ये है दक्षिण ध्रुव, क्या बोला जाता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है, महाद्वीप है नहीं है,
अंटार्कटिका क्या है? हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव पर है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जो सांद्रता आपको बताया था कि जो समताप मंडल है ध्रुवों से 10 किलोमीटर के ऊपर है समताप मंडल, जबकि भूमध्य रेखा से 18 से 20 किलोमीटर के ऊपर है। तो छेद होने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये 30 किलोमीटर की एक मोटी परत बनी हुई है, अदृश्य परत है गैसों की, ये ओजोन की। ये आते आते इस कंडीशन पर यहाँ पर क्या हुआ, ये पतली पड़ गई, 20 की मान लीजिए 10 हो गई, इसकी रेंज कम होगी, यहाँ ये ज़्यादा है। ये सांद्रता कम होने के कारण इसी को, ये जो है परत जो मोटी थी वो क्या होगी, पतली होगी, ठीक होगी। और पतली होने के कारण इसी को कहा गया कि साहब छेद हो गया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? अब ये हुआ क्यों और ये होता क्यों है? ओजोन की मात्रा कम क्यों हुई, उसकी सांद्रता कम क्यों हुई? कारण अपन ढूंढते हैं। कारण है कि भैया जो अपन काम में लेते हैं रेफ्रिजरेटर, जो अपन एयर कंडीशनर एसी, और जो अपन कर रहे हैं जो फायर के लिए आता है ना अग्निशामक यंत्र, इनके अंदर एक पदार्थ भरा जाता है, गैस भरी जाती है, नाम है उसका CFC। क्या नाम हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, कार्बन बीच में है, क्लोरीन के 2 परमाणु, ये लीजिए, फ्लोरीन का 1 परमाणु। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही हल्का होता है। क्या है? हल्का होने के कारण यहां पर जब इस पृथ्वी के धरातल पर अपन इसको काम में ले रहे हैं, हल्का होने के कारण ये उठ जाता है और बाहरी वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाता है, बाहरी वायुमंडल में चला जाता है ये पदार्थ। ठीक है, जैसे ये बाहरी वायुमंडल में जाता है तो इसकी कहानी चेंज हो जाती है। इसका जो संरचना थी वो वायुमंडल में जाकर के टूट जाती है। किसके कारण? किसके कारण? इन्हीं पराबैंगनी विकिरणों के कारण। ये जो क्लोरीन जो था, कार्बन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये था, ये ऊपर पहुंच गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऊपर जाकर के ये टूटेगा और इसका क्लोरीन है वो अलग हो जाता है। देखना ध्यान से, क्या हो गया? अलग, क्लोरीन अलग हो जाता है इसमें से। चलो साहब, हो गया। इधर क्या कहानी थी? ऑक्सीजन, ये पराबैंगनी विकिरणें इसको भी तोड़ रही थी, ऑक्सीजन को इस रूप में तोड़ रही थी। अब क्लोरीन जो है वो भी अलग हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और यहां ऑक्सीजन जो आणविक अवस्था में थी वो परमाणु अवस्था में बदल चुकी है। पहले ओजोन का निर्माण कैसे हो रहा था? ये ऑक्सीजन का एक परमाणु किसी अन्य ऑक्सीजन के अणु के साथ में, O2 के साथ में मिलकर के O3 बना रहा था, तब ओजोन बन रही थी। लेकिन अब क्या होता है? ये निकलने वाला जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ऑक्सीजन, ये जो परमाणु अवस्था में ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन किसके साथ में क्रिया कर लेता है? क्लोरीन के साथ में क्रिया कर लेता है। यानी ये ऑक्सीजन जहां जुड़ना चाहिए था इसके साथ में और ओजोन बनाना चाहिए था, ये तो होता नहीं। हो क्या गया? ये ऑक्सीजन इस क्लोरीन के साथ में जुड़ जाता है। Cl2 मान लीजिए 2 था, 2 परमाणु, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ करके, कैसे? ये बीच में जोड़ का निशान लगा देता हूं, ये लो जी, इस क्लोरीन के साथ में ये जो मुक्त ऑक्सीजन था जुड़ जाता है और किसका निर्माण कर दिया? क्लोरो ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। यानी जहां किसका निर्माण होना था? ओजोन का निर्माण किसका हो गया? क्लोरो ऑक्साइड का। इसके कारण लगातार पराबैंगनी किरणें हैं वो ऑक्सीजन को तो तोड़ती रहेगी, ऑक्सीजन को तोड़ती रहेगी। तो पहले यदि ये पदार्थ नहीं पहुंचा था क्लोरोफ्लोरो, तो ओजोन बन रही थी, वो टूटा हुआ परमाणु इसके साथ में जुड़ रहा था, लगातार ओजोन बन रही थी। अब क्या है? तोड़ने वाली प्रक्रिया तो जारी है, ऑक्सीजन परमाणु अवस्था में तो टूट रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन परमाणु अवस्था में जो मुक्त हुआ है स्वतंत्र, वो ऑक्सीजन के अणु के साथ में नहीं जुड़ रहा है। किसके साथ में जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ में जुड़ रहा है। ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता तो ओजोन बन जाता। अतः ओजोन बनने वाली प्रक्रिया तो क्या हो गई? कम हो गई।
ओजोन धीरे धीरे क्या होगी, इस तरीके से कम होने लग गई और ये पदार्थ नया ही बन गया और इसे अपन कहते हैं ओजोन की सांद्रता इस प्रकार से कम हुई और इसे अपन कहेंगे ओजोन परत में छेद हो जाना। इस प्रकार से ओजोन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसके द्वारा, इस पदार्थ के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जी। यदि ये जीवन रक्षक परत कैसे हुई, इसका तो सीधी सी बात आपने बता दी कि साहब सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायोलेट किरणें होती हैं, ये क्या है, अपनी पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यदि ये आ गई, यदि ये अल्ट्रावायोलेट किरणें आ जाए तो भयंकर बीमारियां, त्वचा से संबंधित बीमारियां, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधों में संबंधित बीमारियां, पर्णहरित से संबंधित अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधों में बीमारियां, दूसरे जीवों के अंदर बीमारियां, मनुष्य के अंदर बीमारियां, और वो भी घातक बीमारियां हैं, वो कर देंगी। इसलिए इनको रोक लेता है कौन, ओजोन परत रोक देती है। इसलिए ओजोन को क्या कहा गया, जीवन को बचाने वाली परत, हमारी जीवन रक्षक परत कहा गया। कि साहब ये जो है पतली पड़ गई, ढीली पड़ गई परत, तो ये क्या होगा, ये जो पराबैंगनी किरणें थी ये क्या करेंगी, इस समताप मंडल को क्रॉस करके कहाँ आ जाएंगी, हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी। और पृथ्वी पर आने से गंभीर रोग हैं, हमारे त्वचा से संबंधित कैंसर है, बहुत सारी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, वो जन्म ले लेंगी और इससे हमारी पृथ्वी का जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। अतः अपने को इस ओजोन परत से को जो नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ है, इसका कम से कम उपयोग करना है और इसका वैज्ञानिक समाधान ढूंढ रहे हैं और कुछ हद तक ओजोन को बचाने के प्रयास है वो सफल हो रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ये था अपना आज का वीडियो ओजोन। और आपको अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए ज्वाइन करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ भर्तियां जो आगे आ रही हैं, रीट से संबंधित है ये वीडियो, पटवार से संबंधित है ये वीडियो, और जो सामान्य प्रकार की जितनी भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है, क्लास 8वीं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, जिनको हम आप तक ऑनलाइन जो है वो पहुंचा रहे हैं। अतः इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर सारे वीडियो है वो उपलब्ध होते रहें। धन्यवाद।